हेलो बच्चों, करंट इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर नंबर 7। आज हम लोग पढ़ेंगे किरचॉफ्स लॉ के बारे में। देखिए, अभी तक सिंपल इलेक्ट्रिकल सर्किट को हम लोग सॉल्व करते थे और ऐसे इलेक्ट्रिक सर्किट को सॉल्व करने के लिए हम लोगों ने सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर और उसमें ओम्स लॉ का इस्तेमाल करके सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट को बहुत आसानी से हम लोग सॉल्व करना सीख गए थे। लेकिन कुछ कॉम्प्लेक्स सर्किट ऐसे होंगे जिसमें ओम्स लॉ हमको हेल्प नहीं करेगा, उसको सॉल्व करने में ओम्स लॉ की मदद से सॉल्व नहीं हो पाएगा। ऐसे कॉम्प्लेक्स सर्किट को सॉल्व करने के लिए हम लोग किरचॉफ लॉ के बारे में पढ़ेंगे। किरचॉफ ने हम लोगों को 2 रूल बताए जिनको हम लोग किरचॉफ लॉ के नाम से पढ़ेंगे और उन लॉ की मदद से हम लोग टिपिकल से टिपिकल क्वेश्चन को, कॉम्प्लिकेटेड सर्किट को बहुत आसानी से सॉल्व करेंगे। बहुत ज़्यादा आसानी तो नहीं कह सकते, थोड़ा सा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, लेकिन फिर भी जो सिंपल तरीके से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते थे उससे वो सॉल्व नहीं होंगे। उनके लिए हमें किरचॉफ लॉ पढ़ना पड़ेगा। और किरचॉफ के जो 2 लॉ हैं उन 2 लॉ को पढ़ने से पहले इसमें 2 टर्म के बारे में हम थोड़ा जान लें। एक टर्म आपको पढ़ना पड़ेगा कि जंक्शन किसे कहते हैं, जंक्शन क्या होगा, और दूसरा टर्म पढ़ेंगे लूप किसे कहेंगे। देखिए, जंक्शन क्या होता है, किसी भी सर्किट के अंदर कोई एक ऐसा पॉइंट in any circuit, a point at which 3 or more conducting wire meets। किसी भी सर्किट के अंदर एक ऐसा पॉइंट जहाँ पर 3 या 3 से ज़्यादा वायर आपस में कनेक्ट होते हैं, आपस में वहाँ पे ज्वाइंट होते हैं, मीट करते हैं, मिलते हैं। एक तो ये पॉइंट याद रखना है। दूसरा, लूप किसे बोलते हैं, कोई भी कंडक्टिंग सर्किट के अंदर, कोई भी सर्किट हो, उस सर्किट के अंदर जो कंडक्टिंग पाथ होगा लूप किसे कहेंगे, लूप अ क्लोज्ड कंडक्टिंग पाथ इन एनी सर्किट। ठीक है, किसी भी सर्किट के अंदर एक कंडक्टिंग क्लोज्ड पाथ लिया जाए तो उस पाथ को हम लोग लूप नाम से पढ़ेंगे। तो ये 2 टर्म हमको इस किरचॉफ लॉ में यूज होंगे, जंक्शन और लूप। ठीक है, हिंदी में इसको बोलते हैं संधि, और लूप के लिए हम लोग इस्तेमाल कर लेंगे। लूप के लिए लूप वर्ड ही रहने दीजिए, एक संपूर्ण चक्र होता है, लूप को बोलते हैं। तो जंक्शन हो गया, लूप हो गया। अच्छा, अब बात आती है किरचॉफ का लॉ। तो किरचॉफ के 2 लॉ हैं। देखिए, पहला होगा किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ। किरचॉफ का जो फर्स्ट लॉ है इसी को हम लोग किरचॉफ्स करंट लॉ भी बोलते हैं। किरचॉफ्स करंट लॉ, KCL शॉर्ट में कहा जाता है इसको। ठीक है, और इसी को करंट लॉ भी बोलते हैं, करंट लॉ या जंक्शन रूल। जंक्शन रूल ये अलग अलग कई नामों से जाना जाता है। किरचॉफ का फर्स्ट लॉ बोल दीजिए, किरचॉफ करंट लॉ बोल दीजिए, करंट लॉ या जंक्शन रूल बोल दीजिए। ठीक, ये लॉ हमको क्या बताता है, इन एनी सर्किट, इसके स्टेटमेंट ध्यान दीजिएगा, इन एनी सर्किट at a junction the algebraic sum of all the currents meet is 0। किसी भी सर्किट के अंदर, किसी भी जंक्शन पर, किसी भी संधि पर जितनी भी करंट वहाँ पर मीट करेंगी, जितनी भी करंट वहाँ पर मिलेंगी, उनका एल्जेब्रिक सम यानी बीजगणितीय योग 0 होता है। यानी हम कहते हैं समेशन ऑफ I इज इक्वल टू 0। ये किरचॉफ का फर्स्ट लॉ है। ठीक, इसी को हम इस तरह भी समझेंगे। देखिए, कह रहा कि मान लीजिए किसी सर्किट के अंदर कोई एक ज्वाइंट है, एक जंक्शन है, यहाँ पर कई कंडक्टिंग वायर आके मिले हुए हैं। सपोज कर लीजिए इस तरह से डायग्राम बना दिया जाए। ये 4 वायर
इस जॉइंट पर आकर मीट कर रहे हैं। इस वायर में से यहाँ से करंट मान लीजिए आ रही है 3 एम्पियर की, यहाँ से करंट आ रही है 4 एम्पियर, इधर करंट निकल गई 6 एम्पियर, तो इधर करंट कितनी जाएगी। तो जंक्शन रूल ये कहता है कि किसी भी जंक्शन पर जितनी भी करंट आपस में मीट कर रही हैं उन सबका अलजेब्रिक सम क्या होगा, 0 होगा, बीजगणितीय योग 0 होगा। और इस अलजेब्रिक सम को निकालने के लिए जो साइन कन्वेंशन है, जो चिन्ह की परिपाटी है, चिन्ह क्या लिया जाएगा, तो इसके लिए हम कहते हैं ज्वाइंट की तरफ जो करंट आ रही हो उसके सिंबल को हम लोग नेगेटिव ले लें, और जो ज्वाइंट से बाहर निकल रही हों उस करंट के लिए हम लोग पॉजिटिव सिंबल इस्तेमाल करते हैं। आप इसका उल्टा भी याद कर सकते हो कि ज्वाइंट की ओर जो करंट आ रही हैं वो पॉजिटिव और ज्वाइंट से जो करंट दूर जाएंगी वो नेगेटिव। ठीक, कोई भी एक सिंबल लेके चलें। और इस रूल को आप सिंपल लैंग्वेज में इस तरह से कह सकते हो, इतनी स्टेटमेंट बोर्ड लेवल में लिखने के लिए है, समझने के लिए बस आप इतना कह दीजिए कि किसी भी ज्वाइंट पर जितनी करंट आती हैं और उस ज्वाइंट से जो करंट निकलती हैं दोनों का सम इक्वल होना चाहिए। यानी इसी को हम इस तरह भी कह सकते हैं, द सम ऑफ करंट मूविंग टुवर्ड्स जंक्शन इज इक्वल the sum of current moving away from junction, जंक्शन की ओर जितनी करंट आएंगी उनका टोटल और जंक्शन से जो दूर जा रही हैं उनका टोटल, दोनों का टोटल सेम होना चाहिए। और इस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करके आप बता सकते हो कि इसमें कितनी करंट जाएगी, आई की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए इस ज्वाइंट की तरफ कितनी करंट आ रही है, 3 एम्पियर आ रही है, 4 एम्पियर आ रही है, यानी टोटल इस ज्वाइंट पे कितनी करंट आई, 7 एम्पियर। तो जो करंट यहाँ से निकलेगी वो भी 7 होनी चाहिए, जिसमें से 6 एम्पियर इधर निकल गई, यानी इधर कितनी जाएगी, 1 एम्पियर। बस ये सिंपल सा रूल है। ठीक है, तो किरचॉफ का जो फर्स्ट लॉ है जिसको आप करंट का लॉ कहते हो या जंक्शन रूल कहते हो, इसमें बहुत ज़्यादा आपको दिमाग नहीं जरूरत नहीं है। सिर्फ क्या करना है, किसी भी ज्वाइंट पर, किसी भी जंक्शन पर जितनी करंट आती है उतनी करंट वहाँ से पास भी होती है, वहाँ से निकलती भी है। तो इसको लगाने में बहुत ज़्यादा आपको कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा। दूसरी चीज़ पूछा जाता है कि किरचॉफ का जो फर्स्ट लॉ है वो किस पर बेस्ड है। तो किरचॉफ का फर्स्ट लॉ एक्चुअल में बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर आधारित है। यानी किसी ज्वाइंट पर सेकंड जितना चार्ज आएगा वहाँ से पर सेकंड उतना ही चार्ज निकल जाएगा, और पर सेकंड फ्लो होने वाले चार्ज को ही तो करंट कहते हैं। तो इसका मतलब जब करंट की बात हो रही है कि किसी ज्वाइंट पर जितनी करंट आएगी उतनी ही निकलेगी, तो इसको दूसरी लैंग्वेज में हम कह सकते थे पर सेकंड जितना चार्ज आएगा उतना ही चार्ज वहाँ से निकलेगा। यानी एक्चुअल में ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को फॉलो कर रहा है। तो किरचॉफ लॉ जो है वो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर बेस्ड है। ठीक, और स्टेटमेंट इसकी क्या है कि किसी भी ज्वाइंट पर आने वाली करंट का सम कर लीजिए और वहाँ से जाने वाली करंट का सम कर लीजिए, दोनों इक्वल होते हैं। स्टेटमेंट कहेंगे कि एट एनी जंक्शन द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट मीट्स इज 0। किसी भी जंक्शन पर जितनी करंट वहाँ पर मीट करती हैं, मिलती हैं, उन सब का एल्जेब्रिक सम 0 होता है। ठीक, अब इसका इस्तेमाल करते हैं, जरा एक आध क्वेश्चन किया जाए इसका। चलिए सिंपल से बात करते हैं क्वेश्चन की कि मान लीजिए किस तरह डायग्राम बना दिया जाए। इधर करंट है मान लीजिए 2 एम्पियर, इधर करंट है 1 एम्पियर, इधर करंट है 2 एम्पियर, यहाँ से एक वायर को निकाला गया, फिर यहाँ से करंट को इधर दिखलाया गया 1 एम्पियर, इधर करंट दिखला दिया गया मान लीजिए I2, इधर हमने दिखला दिया था I1, फिर यहाँ से इसके अलग अलग पार्ट हुए, इधर गया 1.2 एम्पियर और इधर से निकाल दिया गया 1 एम्पियर, इधर से एक बार निकाल दिया गया I। इस तरह कितना भी आप ब्रांचेस बना सकते हैं। ठीक है, समझना कुछ नहीं इसमें। आपसे पूछे मान लीजिए इस करंट की वैल्यू क्या होगी, इसमें I की वैल्यू बताइए कितनी होगी। तो बहुत सिंपल तरीका है, क्या करना है कि किसी भी ज्वाइंट पर जितनी करंट आती है उतनी करंट वहाँ से निकलती है, इस रूल को आप लगाइए। तो सबसे पहले देखिए इस ज्वाइंट को अगर देखा जाए तो इस ज्वाइंट पर 2 एम्पियर करंट आई है, इधर से 2 एम्पियर आई है, यानी टोटल करंट आई 4 एम्पियर। यहाँ से ये 2 करंट निकल रही हैं तो 4 एम्पियर आई है तो 4 एम्पियर ही निकलेगी, जिसमें से 1 एम्पियर इधर गई। इसका मतलब ये I1 कितना होगा, ये हो गया 3 एम्पियर। पहले इसका पता लगा लिए। अब इस ज्वाइंट पे आ जाइए,
इस जॉइंट पर 3 एम्पियर करंट आ रही है और यहाँ से 2 करंट निकल रही है, एक 1 एम्पियर और एक I2। तो I2 कितना हो गया, ये हो गया 2 एम्पियर। अब इस जॉइंट पे आ जाइए, I2 2 एम्पियर इधर आया है, 1 एम्पियर भी इधर आया है, तो यानी इस जॉइंट पर कितनी करंट आई है, 3 एम्पियर। तो जो निकलेगी वो भी 3 एम्पियर होनी चाहिए। तो यहाँ से इधर निकल रही है 1.2, इधर चली जाएगी 1.8। ये हमारा आंसर हो जाएगा 1.8 एम्पियर। ठीक, तो इसमें रूल में बहुत ज़्यादा आपको कोशिश भी नहीं करनी, बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा, सिर्फ आपको कैलकुलेशन करना है कि जॉइंट पे कितनी करंट आ रही है उसको देख ले, जॉइंट पे जितनी निकल रही है उसको देख ले, आंसर आ गया। सपोज के लिए इस तरह का कोई डायग्राम बना दिया जाए, यहाँ पे करंट आई 15 एम्पियर, कुछ करंट इधर निकल गई, इधर से जॉइंट पर आई है 3 एम्पियर, इधर निकल गई, इधर निकल रही करंट आई, और इधर दिखला दिया जाए एरो 5 एम्पियर। अब इसमें आई की वैल्यू पूछ लिया जाए कितनी है, एरो इसको इस तरह से बना देते हैं, मान लीजिए। चलिए अब बताइए आई की वैल्यू कितनी आएगी। क्या करना होगा, बारी बारी जॉइंट को देखिए। अगर हम कहें इस जॉइंट की बात करा जाए तो इस जॉइंट पे 15 एम्पियर की करंट आई है, तो ये दोनों मिला के जो करंट निकल रही है वही 15 एम्पियर होगी। ठीक है, इधर देखिए ये 3 एम्पियर करंट आ रही है इस जॉइंट पर, और इधर से करंट इधर आ रही थी, तो सपोज कर लो ये I1 है, तो ये हो जाएगा 15 माइनस I1। ठीक, इस जॉइंट पे देखिए 3 एम्पियर आई है, I1 आई है, इधर कितनी निकली जाएगी 3 प्लस I1। इस जॉइंट की अगर बात करें, इस जॉइंट पे इधर से करंट आ रही है 15 माइनस I1, उसमें से 5 निकल गई इधर, तो बाकी जो बचेगी उधर जाएगी, तो इधर हो गया 15 माइनस 5 माइनस I1, यानी सीधे कहते हैं 10 माइनस I1। अब इस जॉइंट पे देखिए, इस जॉइंट पे इधर से करंट आई है 3 प्लस I1, इधर से करंट आई है 10 माइनस I1, तो इधर कितनी निकल जाएगी, दोनों का सम। तो दोनों का सम कितना कर दीजिए, 3 प्लस I1 और प्लस 10 माइनस I1 से I1 कैंसिल, ये हो गया 13 एम्पियर। तो इधर करंट कितनी निकलेगी, 13 एम्पियर। ठीक, और देख लेते हैं क्वेश्चन। सपोज कर लिए ये 2 एम्पियर करंट है, इधर से 2 एम्पियर करंट आई, इधर सिंगल वायर कर दिया गया, फिर इधर से हमने निकाल दिया 1 एम्पियर, फिर इसको इधर ले गए, इधर से निकाल दिया 1.3 एम्पियर, और इधर करंट निकल गई I। अब इस I की वैल्यू पूछ लिया जाए। क्या करेंगे, इस जॉइंट को देखिए, इस जॉइंट पर करंट कितनी आई है 2 एम्पियर, इधर से आई 2 एम्पियर, 4 हो गई, तो जो करंट यहाँ से पास होगी कितनी हुई 4 एम्पियर, तो इसकी वैल्यू मालूम हो गई 4। अब इस जॉइंट पे देखो, ये 4 एम्पियर आई है और यहाँ से करंट इधर निकल रही है, एक इधर निकल रही है, एक इधर बना दिया जाए, तो इस 4 एम्पियर में से 1 एम्पियर इधर गया, तो इधर कितना जाएगा 3 एम्पियर। अब इस जॉइंट पे देखो, इस जॉइंट पे 3 एम्पियर करंट आई है और निकल रही है 2 करंट, एक 1.3 इधर जा रही है, तो इधर कितनी जाएगी 3 माइनस 1.3 यानी 1.7। ये आंसर आ गया, आई की वैल्यू 1.7 एम्पियर। तो इस तरह किरचॉफ का जो फर्स्ट लॉ है उसमें देखा जाए तो आपको बहुत ज़्यादा परेशानी की जरूरत नहीं है। हर जॉइंट पर बस आप देखिए कितनी करंट आ रही है उसको कैलकुलेशन कीजिए, और कितनी करंट निकल रही है उसका कैलकुलेशन करते हैं, दोनों इक्वल होना चाहिए। अब इसमें जो डायग्राम का जो हम क्वेश्चन जब लगाएंगे तो वहाँ पर अक्सर क्या होगा, वहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। सपोज कर लो ये एक सेल लगा है, ये रेजिस्टेंस है, फिर इधर एक सेल लगा हुआ है, एक रेजिस्टेंस है, बीच में एक रेजिस्टेंस लगा दिया जाए, इस तरह से कोई सर्किट बना हुआ है। ये 2 अलग अलग सेल हैं, मान लीजिए इस सेल से करंट निकलती है I1, इस सेल से करंट निकलती है I2। ठीक, पता है किसी भी सेल के प्लस से जितनी करंट निकलती है माइनस पर उतनी करंट वापस करनी है हमको। तो ये करंट I1 यहाँ से निकलेगी, यहाँ से ऐसी आई यहाँ तक, ये एक जॉइंट है, इस जॉइंट से ये करंट क्या होगी, इधर भी टर्न होगी, कुछ हिस्सा इधर जाएगा। मान लीजिए इधर से I2 आ रहा था, इस जॉइंट पर आया, तो अगर इस जॉइंट की बात करें यहाँ पे किरचॉफ का फर्स्ट लॉ लगाया जाए तो इधर से करंट आ रही है I1, इस जॉइंट की तरफ I1 आई, इधर से जा रही है I2 इस जॉइंट। तो इस जॉइंट पर 3 वायर को मिले हुए हैं, एक वायर ये आया है, एक वायर ये आया है, एक वायर ये आया है। इन 2 वायर से करंट आ रही थी जॉइंट की तरफ और यहाँ से बाहर निकलेगी, तो जितनी करंट यहाँ पर आई है जॉइंट पर उतनी करंट बाहर निकलेगी, यानी इसमें करंट कितनी जाएगी, तो देंगे I1 प्लस I2। इस तरह से किरचॉफ के फर्स्ट लॉ का यूज़ होगा कि किसी भी जॉइंट पर जितनी करंट आ रही हो वहाँ से उतनी करंट को निकालने की हम लोग कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ऐसी जगहों पर इसका इस्तेमाल होगा। अच्छा, इसके बाद मान लीजिए किसी को क्वेश्चन को कैलकुलेट करते समय मान लीजिए डायग्राम इस तरह से बना हो, ऐसे कुछ वायर निकाल दिए जाए, मान लीजिए यहाँ पर करंट आ रही है 3 एम्पियर,
यहाँ पे आ रही है 5 एम्पियर, यहाँ से हमने निकाल दिया 10 एम्पियर और बोल रहे बताइए यहाँ करंट कितनी होगी। तो अब देखिए ज्वाइन करके इस ज्वाइंट पर कितनी करंट आ रही है, ज्वाइंट पर जो करंट आ रही है वो है 5 और ये है 8 एम्पियर, और जबकि यहाँ से निकल कितनी रही है 10। ध्यान दीजिए 5 एम्पियर 3 एम्पियर, दो करंट आई 8 हो गया और निकल कितनी रही है 10, और पूछ रहा है इसमें करंट की वैल्यू बताइए। तो एक्चुअल में यहाँ पे करंट की वैल्यू क्या आएगी, माइनस की 2 एम्पियर आएगी। और करंट माइनस नहीं होती है, करंट में माइनस होने का मतलब ये हुआ कि जो डायरेक्शन यहाँ पे शो कर रहा है एक्चुअल में इसका उल्टा होना चाहिए था, यानी ये करंट आई की -2 एम्पियर आने का मतलब है करंट की डायरेक्शन ऐसे शो कर रहा है, एक्चुअल में करंट डायरेक्शन ऐसे होनी चाहिए थी। तो किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करते समय अगर किसी भी ब्रांच में करंट की वैल्यू नेगेटिव आ जाए तो समझ लीजिएगा जो भी डायरेक्शन वहाँ दी गई है या जो डायरेक्शन आपने बनाई है एक्चुअल में उसका जस्ट उल्टा होगा, माइनस का ये मतलब होगा। कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करते समय अगर करंट की वैल्यू आपकी नेगेटिव आती है, अक्सर ऐसा होगा किसी क्वेश्चन में आ जाएगी, तो वहाँ पर करंट का नेगेटिव आने का मतलब क्या हुआ कि जो डायरेक्शन आपने शो की है या जो डायरेक्शन क्वेश्चन में दिया हुआ है एक्चुअल में उसके जस्ट अपोजिट करंट फ्लो होगी। ठीक है, ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। अब दूसरी बात होती है किरचॉफ के सेकंड लॉ के बारे में। तो किरचॉफ का जो सेकंड लॉ यही आपका मेन लॉ है, इसी को बहुत अच्छे से समझना है, किरचॉफ्स सेकंड लॉ। ठीक, किरचॉफ का जो सेकंड लॉ है इसी को हम किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ भी कहते हैं, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, शॉर्ट में बोल देंगे KVL। इसी को हम लोग लूप लॉ भी बोलेंगे, लूप लॉ, और लूप लॉ के नाम से ही ज़्यादा जाना जाता है। और किरचॉफ का जो सेकंड लॉ है ये है बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। किरचॉफ का सेकंड लॉ एनर्जी कंजर्वेशन पर बेस्ड है। ठीक है, अच्छा अब इस लॉ को अप्लाई कैसे करेंगे, इस लॉ की क्या स्टेटमेंट है। किरचॉफ के सेकंड लॉ को बहुत ध्यान से समझना है आपको, सबसे ज़्यादा इसी का यूज़ होगा। किरचॉफ का सेकंड लॉ आना अलग बात है और उसको अप्लाई करना किसी क्वेश्चन में कैसे उसको हम इस्तेमाल करेंगे ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत लोग इसको सही से लगा नहीं पाते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाते हैं। तो किरचॉफ का सेकंड लॉ को कैसे अप्लाई करेंगे इसकी कुछ टिप्स दी जाएंगी, कुछ पॉइंट्स हैं कैसे स्टेप बाय स्टेप के लगाते हैं, इसको आप ध्यान से थोड़ा समझिएगा। देखिए तो एल्जेब्रिक सम जो होगा, लूप लॉ क्या कहता है, एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द पोटेंशियल डिफरेंस in a closed loop is 0। किसी भी क्लोज लूप के अंदर जितने भी पोटेंशियल डिफरेंस होंगे उन सब का एल्जेब्रिक सम 0 होगा, यानी डेल्टा V इज इक्वल टू 0। ठीक, इसी को हम किरचॉफ का सेकंड लॉ या लूप लॉ कहते हैं। अब इसको समझना है, देखिए एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल पोटेंशियल डिफरेंस। सपोज करिए एक सर्किट लिया जाता है, मान लीजिए ये 3 ओम का एक रेजिस्टेंस है, 2 ओम का रेजिस्टेंस है, 5 ओम का रेजिस्टेंस है। ठीक, और छोटा कर लेते हैं इसको डायग्राम को, 5 ओम और यहाँ पर मान लीजिए 20 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है। देखिए ये क्लोज लूप बन रहा पूरा। किसी भी क्लोज लूप के अंदर टोटल यानी एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल पोटेंशियल डिफरेंस, इस सेल का पोटेंशियल डिफरेंस, इस रेजिस्टेंस का पोटेंशियल डिफरेंस, इसका पोटेंशियल डिफरेंस और इसका, इन सब का जो पोटेंशियल डिफरेंस का सम निकाला जाए एल्जेब्रिक सम तो 0 आएगा। एल्जेब्रिक सम का मतलब होता है सिंबल के साथ, साइन के साथ, और साइन लेने का क्या रूल है इसी को आपको समझना है। तो इसके लिए देखिए हम लोग क्या करेंगे, इसका पोटेंशियल, सबका अलग अलग पोटेंशियल निकालेंगे, और अगर कहीं पर पोटेंशियल गेन हो रहा है, पोटेंशियल बढ़ रहा है, तो उसके लिए हम V की जो सिंबल लेंगे वो पॉजिटिव लेंगे, और अगर पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, पोटेंशियल ड्रॉप है, तो उसके लिए हम पोटेंशियल की वैल्यू नेगेटिव लेंगे। जैसे अगर हम इस सेल की बात करें और हम मान लीजिए ऐसे इस लूप में मूव कर रहे हैं, तो इस
सेल के हिसाब से अगर देखा जाए तो सेल में हम प्लस की तरफ जा रहे हैं, यानी लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल जा रहे हैं, यहाँ पर पोटेंशियल गेन हो रहा है, तो यहाँ पर 20 प्लस के साथ दिया जाएगा। और फिर अगर करंट ऐसे चल रही है तो रेजिस्टेंस की बारी आती है, तो रेजिस्टेंस में हम जानते हैं करंट जिस तरफ जा रही हो और करंट की डायरेक्शन में अगर आप जा रहे हैं तो रेजिस्टेंस से निकलने के बाद पोटेंशियल हमेशा ड्रॉप होता है। भाई रेजिस्टेंस क्या करता है, रेजिस्टेंस करंट इंटू रेजिस्टेंस, दोनों मिलकर क्या बन जाएगा, इसके बीच का पोटेंशियल, और रेजिस्टेंस में हमेशा पोटेंशियल ड्रॉप होता है। ठीक है, यहाँ से निकलने के बाद जो पोटेंशियल बचेगा वो यहाँ पे कुछ यूज़ हो गया, पोटेंशियल कम हो गया। बैटरी हमको 20 वोल्ट का पोटेंशियल दे रही है, कुछ पोटेंशियल हमारा यहाँ खर्च हुआ, आगे बढ़े, हमारे पास पोटेंशियल कम हो चुका है, अब आगे जाएंगे, यहाँ पहुँचेंगे, यहाँ फिर पोटेंशियल ड्रॉप होगा, यहाँ पे आए फिर पोटेंशियल ड्रॉप हुआ। तो रेजिस्टेंस में क्या होता है, करंट की डायरेक्शन में चलने पर पोटेंशियल ड्रॉप होगा, और बैटरी में क्या होता है, अगर नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हैं पोटेंशियल गेन हो रहा है, पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहे हैं पोटेंशियल ड्रॉप होगा। तो पोटेंशियल जब भी गेन हो तो उस समय पोटेंशियल को पॉजिटिव लेंगे, और पोटेंशियल जब भी ड्रॉप हो उसको नेगेटिव लेंगे। तो अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल पोटेंशियल डिफरेंस किसी भी क्लोज लूप में 0 होता है। अब इस लूप लॉ को हम कैसे अप्लाई करेंगे किसी सर्किट में, ये मेन चीज़ है। ठीक है, अलजेब्रिक सम की बात हो गई, अब इसको हम लोग कैसे अप्लाई करेंगे, इसके लिए क्या तरीका अपनाएंगे, इसको समझते हैं। और ये चीज़ अगर आपको आसानी से समझ में आ गई, समझ लीजिए सब कुछ आ गया। किरचॉफ का सेकंड लॉ कैसे अप्लाई किया जाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं हाउ टू अप्लाई किरचॉफ्स लूप लॉ। किरचॉफ लूप लॉ को हम लोग कैसे अप्लाई करेंगे। ठीक है, इसके लिए पहले तो साइन कन्वेंशन क्या है, सिंबल कैसे लिया जाए। अगर आप सेल की बात करते हो, ये सेल का प्लस है, ये माइनस है। अगर मान लीजिए आपका पाथ इधर है, पाथ की जो डायरेक्शन है इस तरफ है, डायरेक्शन ऑफ पाथ। किसी भी क्लोज लूप के अंदर अगर हम मूव एक पॉइंट से मूव करें और सारे पोटेंशियल डिफरेंस को सिंबल के साथ जोड़ते जाएं और लास्ट में उसी पॉइंट पर आ जाए तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस 0 होता है। तो उस चीज़ को अप्लाई कैसे करेंगे, उसके लिए जब भी किसी सर्किट में हम मूव करेंगे तो आप देखेंगे जिधर आप मूव कर रहे हो, जो डायरेक्शन ऑफ पाथ आपका है, और उस डायरेक्शन ऑफ पाथ के हिसाब से आप चलिए। अगर पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहे हैं तो यहाँ पर पोटेंशियल ड्रॉप होगा और सिंबल यहाँ पर माइनस दिया जाएगा। इसी तरह से अगर यहाँ पर कोई सेल है, ये माइनस है, ये प्लस है, डायरेक्शन ऑफ पाथ आपका ऐसे ही है। मान लीजिए इस सेल के साथ देखेंगे तो हम प्लस से माइनस जा रहे हैं, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल जा रहे हैं, यानी पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, तो सिंबल माइनस के साथ लिया गया। इसमें अगर देखा जाए, इस सेल के हिसाब से अगर देखो तो आप माइनस से प्लस जा रहे हो। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ पाथ जो है वो माइनस से प्लस, यानी लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल, यानी पोटेंशियल यहाँ पे गेन हो रहा है, तो यहाँ पे पोटेंशियल प्लस के साथ लिया जाएगा। तो सेल वाली चीज़ तो आसान है, सेल के जिस पोल की तरफ आप जा रहे हैं वही सिंबल लिया जाएगा। प्लस से माइनस गए मतलब निकले हैं, जैसे ही सेल से बाहर आए पोटेंशियल ड्रॉप हुआ, यहाँ सेल से बाहर आएंगे पोटेंशियल आपको गेन हो रहा है। ठीक है, अगर इसका डायरेक्शन उल्टा करके देखा जाए कि मान लीजिए सेल था हमारा, ये प्लस था, ये माइनस था, और हम पाथ इधर से आ रहे होते, ये हमारा पाथ होता, तो भी हम ये देखते हैं भाई माइनस से प्लस जा रहे हैं, इसलिए पोटेंशियल प्लस में लिया जाएगा। तो सेल की तो बात समझ में आती है कि सेल में नेगेटिव से पॉजिटिव जाएंगे तो पोटेंशियल गेन होगा, पॉजिटिव से नेगेटिव जाएंगे पोटेंशियल ड्रॉप होगा। रेजिस्टेंस में ये सिंबल कैसे लिया जाता है, तो अगर मान लीजिए कोई रेजिस्टेंस ये है और इस रेजिस्टेंस में ये करंट आ रही है आई, ये रेजिस्टेंस है आर, और आपका जो पाथ है, पाथ की डायरेक्शन आपने ऐसे ले रखी है। तो जब आप अपने पाथ पर चल रहे हो इस तरह से और रेजिस्टेंस के पास पहुँचे तो आपको देखना है करंट की डायरेक्शन कैसी है। अगर आप करंट की डायरेक्शन में ही जा रहे हो, आपका पाथ भी इधर है, करंट भी इधर है, तो करंट की डायरेक्शन में चलने पर रेजिस्टेंस में क्या होता है, पोटेंशियल ड्रॉप होता है, और इसलिए यहाँ पर पोटेंशियल की वैल्यू नेगेटिव होगी। ये बात नोट करिएगा, करंट की डायरेक्शन में रेजिस्टेंस में चलने पर क्या होगा, पोटेंशियल ड्रॉप होगा। और करंट के अपोजिट, यानी पाथ आपका इधर था और ये हमारा रेजिस्टेंस था आर, और इसमें करंट इधर से आ रही थी ऐसे, जबकि पाथ हमारा ऐसे जा रहा है, यानी हम अपना जो मूवमेंट कर रहे हैं क्लोज पाथ में वो इधर जा रहे थे, और जब रेजिस्टेंस के पास पहुंचे तो हमने देखा इसमें करंट किधर से आ रही है, उधर से आ रही है, यानी हम करंट के अपोजिट चल रहे हैं।
तो करंट के अपोजिट चलने पर रेजिस्टेंस का जो पोटेंशियल होगा वो गेन होगा, ये आपको प्लस लेना है। तो इस तरह से हम प्लस माइनस सिंबल के साथ सारे पोटेंशियल को लेंगे और एक पॉइंट से चलते हुए सारे पोटेंशियल को काउंट करते जाएंगे। फाइनली उसी पॉइंट पर जब वापस आ जाएंगे तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो जाएगा।